हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्टेनियोस के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का गणित, जिसमें हम लोग ने पिछले कक्षा में देखा था समानांतर श्रेणी। जिसमें समानांतर श्रेणी में हमने क्या देखा था, जो हमारा पहला भाग था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से समानांतर श्रेणी को परिभाषित किया जाता है। विभिन्न तरह के पदों के बारे में हमने देखा था, टर्म्स को डिफाइन किया था, जिसमें हमने जाना था कि पद किसे कहते हैं, है ना, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, और जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से समानांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, और उस पर आधारित कुछ एक दो हमने प्रश्न भी देखे थे। तो आइए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम इसका भाग 2 देखेंगे, यानी कि जिसमें हम देखेंगे आगे क्या पार्ट, यानी कि समानांतर श्रेणी में किस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हर रोज की तरह आपसे अनुरोध है, आप लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को अपना हम, जिसमें हमें पढ़ना है समानांतर श्रेणी, और ये होगा हमारा आज का दूसरा पार्ट। यानी कि हमने इसके पहले एक पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। तो देखो, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं, पद किसे कहते हैं, और सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वो समानांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैंने बताया था पिछले कक्षा में, तो आप उसे एक बार देख लो तो आपको कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा, और उसके बाद आप इस वीडियो को आके जरूर देखो। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो अब हमें क्या पढ़ना है। हमने पिछले कक्षा में देखा था जनरल टर्म ऑफ एन एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जिसमें हमने क्या देखा था, सूत्र हमने देखा था कि जो nth टर्म होता है, जिस तरह से हमने जाना कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा क्या होता है a2, तीसरा a3, और जो सभी में अंतर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस d। तो देखो, तो उसका जनरल टर्म अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने देखा था कि अगर किसी समांतर श्रेणी की nवां पद लिखा जाए तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a क्या होगा हमारा, जहां a हमारा पहला पद होता है और d क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, और n क्या होते हैं, कुल पद, कुल कितने पद हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ये इसका सूत्र है। यानी कि समानांतर श्रेणी का अगर हमसे nवां पद पूछा गया, nवां मतलब वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 10वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद, तो जितने नंबर के भी टर्म्स पूछे जाएंगे तो उसका सूत्र हम ये प्रयोग करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं और विभिन्न तरह के कॉन्सेप्ट्स को। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समानांतर श्रेणी जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो समानांतर श्रेणी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट यानी जिसे एक परिमित बोलते हैं और एक अपरिमित बोलते हैं। यानी कि वैसे समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो, परिमित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समानांतर श्रेणी। और दूसरी तरफ क्या होता है, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित। देखो, तो परिमित समानांतर श्रेणी किसे बोलेंगे, समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, परिमित हो मतलब फिक्स हो, 4 पद होंगे, 5 पद होंगे, 6 पद होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30, जो भी मतलब फिक्स होने चाहिए। तो अगर परिमित है क्या, पद, यानी वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, परिमित हो, फिक्स होगा, उसे क्या बोलेंगे, परिमित समानांतर श्रेणी कहलाता है। यानी कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आ रहा सुन, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 10, ये क्या हो गया हमारा, परिमित समानांतर श्रेणी। आ रहा है समझ में। फिर देखो 2 4 6 8 डॉट 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 20, ये क्या हो गया हमारा, अपरिमित।
अपरिमित समानांतर श्रेणी। क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? चलो अब देखो, परिमित समानांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है, यानी कि अब हम कैसे पता करेंगे कि परिमित समानांतर श्रेणी है या नहीं? तो देखो, पहचानने का तरीका है, जब भी आपको समानांतर श्रेणी दी हुई रहेगी और 3-4 संख्या 3-4 पद देने के बाद डॉट 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 इस तरह दिया रहेगा और अंतिम पद लिखा हुआ रहे अगर, तो अंतिम पद अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वह परिमित समानांतर श्रेणी होगी। और यदि ये अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, सिर्फ डॉट 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 देके छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? वह अपरिमित समानांतर श्रेणी होगी। आ रहा समझ में? चलिए देखते हैं। तो अपरिमित समानांतर श्रेणी क्या होगा? देखो, अपरिमित समानांतर श्रेणी यानी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको क्या बोलेंगे? तो समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, मतलब इनफाइनाइट हो, जिसका कोई अंत ना हो, है ना, यानी वैसे समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित समानांतर श्रेणी। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से बढ़ रहा है। आ रहा समझ में? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? अपरिमित समानांतर श्रेणी। 4 8 12 16 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमित समानांतर श्रेणी। अच्छा, अपरिमित समानांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता, अंतिम पद नहीं होता है। क्लियर है? यानी कि जो अपरिमित समानांतर श्रेणी होगा उसमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अंतिम पद दे देगा तब तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समानांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या परिमित हो गया, फिक्स हो गया, है ना, कि यहीं तक जाएगा। तो इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ? वो इनफाइनाइट तक जाएगा, उसका अंतिम पद हम निर्धारण नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमित समानांतर श्रेणी। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट है बच्चों? तो ये था हमारा। जैसे और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से आगे चलते जाएगा। कहां तक जाएगा कोई इसका अंत नहीं, है ना। लेकिन अगर इसी को हम लिख देंगे 2 4 8 10 12 डॉट 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 214, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का अंतर जाते जाते 214 तक जाएगा। आ रहा समझ में? यानी कि सारे के सारे क्या हैं? ये सम संख्या हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एक परिमित समानांतर श्रेणी, और ये क्या हो गया हमारा? अपरिमित समानांतर श्रेणी। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है समानांतर श्रेणी का nवां पद, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया फॉर्मूला a प्लस n-1/d। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, तो अगर समानांतर श्रेणी के nवें पद को an से, इसको हम इस तरह लिखेंगे, an से निरूपित किया जाता है। किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1/d, जहां n क्या होता है? पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं वह निरूपित करता है कौन? n। अतः यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a होगा और सार्व अंतर d हो, तो an बराबर a प्लस n-1/d होता है, और यह क्या कहलाता है? हमारा nवां पद। ठीक है। an को समानांतर श्रेणी यानी AP का व्यापक पद भी कहते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। आ रहा समझ बच्चों? तो जनरल टर्म के नाम से भी जाना जाता है, या एपी का व्यापक पद भी कहलाता है। यदि किसी एपी में m पद हैं, यदि किसी एपी में m पद हैं, तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, और अंतिम पद को द्वारा भी निरूपित किया जाता है, l के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी क्या हुआ? जैसे मान लो कोई एपी दिया हुआ है हमें, A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरह से, और इसमें कुल मिलाकर के m पद हैं। हमें पता है कि इसमें टोटल m पद हैं। कितने हैं? m। तो इसका जो mवां पद होगा, जो अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं, उसे हम l से निरूपण करते हैं।
एल का मतलब लास्ट, यानी कि लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी निरूपित करते हैं। तो अगर किसी प्रश्न में आपको एल लिखा हुआ दिख गया कि एल इतना है, तो एल का मतलब क्या होगा, अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म। आ रहा समझ में? या उसी को हम लोग nth टर्म के नाम से भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये सब देखो, ये सब तरीका पहचानने का, जब तक आप ये हर एक टर्म को नहीं समझोगे तो आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। आ रहा बात समझ में? चलिए अब देखो, अब यहां से आता है प्रश्नों की सिलसिला कि अब जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो हमने इस अध्याय में अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ा है, तो उस पे बेस्ड किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। क्या कह रहा है इसमें? देखो प्रथम पद ए यानी फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है हमें और सारवंतर डी दिया हुआ 10। आ रहा बात समझ में? यानी कि अगर प्रथम पद ए और सारवंतर डी 10 दिया हुआ रहेगा तो बोल रहा है कि उस एपी को लिखिए और उसके अगले 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, यानी पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, हमें ये चारों लिखने होंगे। तो पहले में पता करना होगा कि एपी है क्या, और एपी के लिए देखो ए और डी तो दे दिया, तो देखो हम क्या करेंगे, ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10, तो A1 बराबर क्या होता है, ए तो हो गए, एपी क्या होता है हमारा, ए, A2, A3, A4, A5, हमें पहले 4 लिखना है। तो ए तो दिया हुआ है 10, अच्छा A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, इस तरह से 4 ही लिखना है। अब देखो, तो अगर ये 10 है तो A प्लस डी क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10। अच्छा ये 2D क्यों लिखे हम, अब आपके मन में यार होगी 2D क्यों लिख दिया सर आपने, तो देखो 2D कैसे लिखे, हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें a थर्ड लिखना होगा, A3, तो किसको लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a प्लस 3 में से 1 गया 2, तो a प्लस 2d लिख सकते हैं। उसी तरह A4 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, A4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, A4 बराबर a प्लस 4 में से 1 गया 3d, यानी A4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। कोई दिक्कत? तो A4 हो गया a प्लस 3d, a थर्ड हो गया a प्लस 2d। तो इस तरह से हम सभी को अलग अलग तरीके लिख सकते हैं। यहाँ देखो a हो जाएगा 10 प्लस 2d यानी 2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू डी। अब देखो 10 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 3 इंटू 10 30। तो क्या हो गया, 10 20 30 40, यही हो गया हमारा एपी। ये क्या हो गया हमारा समानांतर श्रेणी यानी कि एपी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलो तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, देखो ये हो गया हमारा प्रथम 4 पद जो हमसे पूछा गया था, और अगर इसी तरह आगे बढ़ेगा तो देखो कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो कैसे हम इसे पेपर में किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखो तो पेपर में किस तरह से लिखेंगे बच्चों, इस तरह से हम जानते हैं कि nth टर्म का जो होता है फॉर्मूला हमारा ये होता है, nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो ये इसका हल है, कैसे करेंगे, तो जहां nth टर्म क्या होगा, nवां पद है, जहां nth टर्म nवां पद होगा तो a हमारा प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सारवंतर है। तो प्रथम पद क्या होता है, a1 बराबर 10 दिया हुआ है, देयरफॉर a1 कितना आ गया, प्रथम पद 10। अच्छा जब प्रथम पद दिया हुआ है a, तो द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, a2 बराबर 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10। a2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10। तो दैट इज, देखो अभी मैंने बताया था n माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1 इंटू 10, 10 हो जाएगा 10 10 20। तो a2 क्या हो गया 20।
फिर देखो A3 क्या हो जाएगा 30, कैसे A3 बराबर 10 प्लस n माइनस 1, n मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 गया 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। फिर चतुर्थ पद लिखना है हमें, तो चतुर्थ पद कितना हो जाएगा A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 में से 1 गया 3 इंटू 10 30, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। कोई दिक्कत? तो A4 कितना आ गया हमारा 40। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, A1 A2 A3 A4 हमने 4 पद निकाल लिए और दिए गए समानांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा 10 20 30 तथा 40 है। ये हो गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से आप एक मतलब तरीके से लिखोगे तो आपको अंक पूरी तरह से मिलेंगे पेपर में, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो, क्योंकि मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि देखो ऐसे तो हम लोग रफली पढ़ाना सीख गए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप 10वीं कक्षा का बोर्ड दोगे तो 10वीं कक्षा के बोर्ड में कॉपी पे आप जो नोटबुक पे जो आपकी परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका जो होती है, तो उस पे आप किस तरह से किसी भी प्रश्नों के हल को आप निरूपण करते हो वहां पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितने मिलते हैं। क्वेश्चन बनाना सभी को आता है, जो बच्चा पढ़ रहा हो उससे क्वेश्चन बनाना आता है, लेकिन कहते हैं ना एक टॉपर और एक जो मतलब एवरेज बच्चे होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, आंसर दोनों वही लिखते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है उसका कोई लिखने का तरीका अलग होता है ना? तो लिखने का तरीका जब आप पूरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लिखोगे तो आपको वहां पे पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर 100 नंबर का आप लिख के आओ तो 100 में 100 मिलेगी, 99 मिलेगी, लेकिन अगर ऐसे ही बिना कुछ लिखे हुए चले आए, सिर्फ आंसर लिख देने से कुछ नहीं होता। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलो आगे देखते हैं। देखो अब उसी तरह से अब यहां पे डी दे दिया है हमारा अगला प्रश्न में -3। अभी तक डी क्या दिया था 10 दिया था, धनात्मक संख्या था। अब यहां पे डी दे दिया हमारा -3। अब यहां क्या करेंगे, देखो अब अगर d बराबर -3 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, a बराबर A1 बराबर 4 दिया और d क्या दिया हुआ है -3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? अब देखो जब a बराबर A1 बराबर 4 है, यानी प्रथम पद हमें दे दिया गया और हमारा सार्व अंतर -3 है, तो हमसे क्या बोला गया है प्रथम 4 पद। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा A1 बराबर 4। अच्छा, द्वितीय पद क्या हो जाएगा A2 बराबर क्या होता है A प्लस, क्योंकि हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2 में से 1 गया 1 A प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, A कितना है हमारा 4 और D कितना है, D हमारा -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3। तो ये हो जाएगा 4 में से प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, यानी A2 हो गया हमारा 1। अच्छा, तृतीय पद यानी A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n क्या है यहाँ पे तीसरा पद हम लिख रहे हैं, तो n 3 हो जाएगा, तो A प्लस 2d। अच्छा, A प्लस 2d जब है तो क्या हो जाएगा, A क्या है हमारा 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3, 4 माइनस 6 माइनस 2 तो A4 क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद हमारा A4। देखो A4 क्या हो जाएगा, अब देखो यहां भी वही करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं एनवा पद लिखने का सूत्र क्या होता है, जो जनरल टर्म होता है एपी का, nth टर्म निकालने का, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये क्या हमारा सूत्र है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो चतुर्थ पद निकालने के लिए a4 जो होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आ रहा बात समझ में? तो अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो a प्लस 4 में से 1 गया 3d, तो अब a प्लस 3d के लिए क्या करेंगे, a कितना है हमारा 4, 3d मतलब 3 इंटू माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। ये हो गया हमारा प्रथम 4 पद। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है? तो देखो अब कैसे लिखेंगे, देखो इसका हल कैसे लिखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में an बराबर फॉर्मूला ये होता है, ये क्या हमारा व्यापक रूप है, यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। ठीक है, जहां n बराबर nवां पद nth टर्म कहलाता है, यानी a बराबर प्रथम पद, n क्या होगा हमारा पदों की संख्या होगी, d क्या होगा हमारा सार्व अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस। यहां दिया गया है a बराबर 4, d बराबर माइनस 3। तो ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा भूमिका लिखनी पड़ती है, जिससे कहते हैं ना गिवन कंडीशन देना, जो प्रश्न में दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। हाँ, अगर ये प्रश्न अगर आपको 1 या 2 नंबर में आए तो आप सीधे डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, लेकिन मान लो अगर 3 नंबर में आया हुआ है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो लिखने के लिए, ताकि वहां पे गिवन कंडीशन देना जरूरी है, क्या क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या क्या है। क्लियर है? अब देखो, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, a1 बराबर 4 दिया हुआ है ये प्रश्न में। द्वितीय पद के लिए क्या करेंगे, a2 बराबर a प्लस यानी a4 हो गया प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा ये तृतीय पद a3 बराबर आ गया माइनस 2, और चतुर्थ पद a4 बराबर आ गया हमारा माइनस 5। इस तरह से तो 4 1 माइनस 2 माइनस 5 दिए गए समानांतर श्रेणी प्रथम 4 पद हैं। यही पूछ रहा था हमसे कि प्रथम 4 पद निकालिए, कोई दिक्कत? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो, अब जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखो प्रश्न कह रहा है क्या हमसे कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, तो इसका हम एक प्रश्न देखते हैं, फिर बाकी हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले कक्षा में अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। जब भी ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से एपी हैं या नहीं हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक उदाहरण दिया था कि जब भी एपी चेक करना हो कि हमें कुछ संख्याओं की सूची दी जाए और हमसे यह पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे संख्याओं की सूची है जो एपी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए और डी निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आता है सभी में तो वो क्या होता है हमारा एपी होता है। आ रहा बात समझ में? तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो तो सबसे पहले यहां जो एपी दिया हुआ है हमारा 2 4 8 16 डॉट डॉट। अब देखो यहां पे a क्या है हमारा, a बराबर a1 कहो, कितना है 2। अच्छा, a2 कितना है 4, a3 कितना है 8 और a4 कितना है 16। ठीक है, अब देखिए तो d क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, सब क्या होगा बराबर होगा d, और इधर a4 माइनस a3। तो इसको ऐसे चेक करो, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं